आर्थिक समीक्षा के तीसरे पार्ट में मैं राकेश मेहरा आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले के दो पार्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण डाटा किए थे। आज भी हम उसी प्रकार के डाटा पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसका जो संबंध है वो एक नए टॉपिक के साथ है। उस टॉपिक का नाम है मूल्य वर्धन। ध्यान से इस टॉपिक को समझना। वर्तमान में जो नए क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इसी प्रकार के टॉपिक पर बन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो जीडीपी हो गया या प्रति व्यक्ति आय हो गया, इन पर तो क्वेश्चन क्या पहले से बनते ही रहे हैं। लेकिन अब यदि नए क्वेश्चन की डिमांड करें तो वैल्यू एडेड जैसे जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए बात करते हैं क्या होता है मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन, पहली बात तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड कहते हैं इसको। आप नाम से देखिए, वैल्यू एडेड। वैल्यू मतलब मूल्य, एड मतलब जोड़ना, कोई मूल्य जोड़ना, इसमें भी मूल्य ही जुड़ेगा। शब्दों को देखा करें और शब्दों से अर्थ निकालने का प्रयास करें। यदि आप इस प्रकार का प्रयास करते हो तो मान के चलना आपको किसी भी टॉपिक को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल्य को ऐड करना मूल्यवर्धन कहलाता है। मूल्य को जोड़ना मतलब कोई अलग से मूल्य होगा उसको जोड़ना। वैसे ही बात करने जा रहा हूं। परिभाषा देखें, ध्यान से देखना एक एक शब्द को। किसी उत्पादक इकाई के मतलब कोई यूनिट है जो प्रोडक्शन का काम करती है। क्लियर? किसी उत्पादक इकाई के द्वारा उत्पादित उत्पाद मतलब कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है के बाजार मूल्य में उसका जो मार्केट प्राइस है में उस उत्पादक इकाई का अंशदान क्या है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे ये मार्कर है, ये बाजार में आ गया 20 रुपए का है, तो उसमें उस उत्पादक इकाई का योगदान कितना है। आइए बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, देखिए एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा एग्जांपल बता रहा हूं। एक कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है। अब आप देखिए, जो कंपनी फर्नीचर बनाती है इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर चीज उसके पास मिले। लकड़ी मिल जाएगी उसके पास, लेकिन इसके अलावा उसको प्लाई भी तो चाहिए, इसके अलावा उसको रंग भी तो चाहिए, पॉलिश भी तो चाहिए, कील भी तो चाहिए, मतलब अन्य एक्स्ट्रा मटेरियल तो चाहिए ही। तो वो जो अन्य एक्स्ट्रा मटेरियल है वो अन्य उत्पादक इकाई से खरीदती है। जैसे मैं आपसे कहूं, ये कंपनी है, ये क्या करती है, अन्य सामान अन्य उत्पादक इकाई से खरीदती है। ठीक है ना, बहुत शब्द आसान इस्तेमाल कर रहा हूं। ये अन्य सामान कौन सा होगा? जैसे पॉलिश हो गया, प्लाई हो गई, कील हो गए, ये खरीदती है। अब देखिए, ये जब खरीदती है तो मान लीजिए 10,000 रुपए का खरीदती है। ठीक, 10,000 रुपए का बाहर से मटेरियल खरीदती है कोई कंपनी जो फर्नीचर बनाती है, क्योंकि उसको जरूरत है, कच्चा माल चाहिए ना उसको, तो दूसरे से खरीदता है। क्लियर? जैसे ये मार्कर बनाना है तो मार्कर में चलो ये प्लास्टिक उसके पास होगा, लेकिन इंक वो दूसरे से खरीदता है। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। तो 10,000 रुपए में उसने दूसरी उत्पादक इकाई से, अन्य उत्पादक इकाई से मटेरियल खरीदा और फर्नीचर बना दिया। फर्नीचर बन गया तो बाजार मूल्य पर, मार्केट में वो फर्नीचर कितने पर मिल रहा है, बाजार मूल्य पर फर्नीचर की कीमत
मार्केट में वो फर्नीचर बनकर आया तो वो हमें मिला 25,000 रुपये, ऐसे सब 25,000 रुपये में मिला। क्लियर? तो हमने फर्नीचर बनाकर मार्केट में दे दिया, लोग आए और खरीद लो, और वो 25,000 रुपये का है। अब यदि मैं कहूं कि इसमें मूल्यवर्धन क्या है, वैल्यू एडेड क्या है, तो इसमें जो मूल्यवर्धन है 25,000 माइनस 10,000, ये हो जाएगा आपका 15,000। बहुत ही आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर होगी सारी बात? तो 15,000 रुपये इसका मूल्यवर्धन है, जिसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। किसी उत्पादक इकाई के द्वारा उत्पादित उत्पाद के बाजार मूल्य में उस उत्पादक इकाई का अंशदान। समझ में आई बात सारी? उस उत्पादक इकाई का अंशदान क्या है? क्लियर होगी? उतार दीजिए इसको। आइए, तो ये 15,000 रुपये किस उत्पादक इकाई का अंशदान है? इसका। ठीक है ना? जिसने फर्नीचर बनाया है उसका अंशदान, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी का जो अंशदान है वो तो 15,000 ही है। ये देखिए, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, उसने कितना पार्ट दिया है? 15,000 रुपये। बाकी तो उसने दूसरी कंपनी से या दूसरे स्थान से लिया है ना। ये होता है मूल्यवर्धन। चलिए अब आंकड़ों के जाल में जाते हैं, हंसने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। ये है, मैंने एक डायग्राम बनाया है और इसको ध्यान से देखना है आपने। वैल्यू एडेड, सकल मूल्य संवर्धन, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश के अंदर? इसके अंदर कहेंगे ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड आप कह सकते हो GVA, GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड। अब स्थिर मूल्यों पर ये कितना है? तो आपके सामने है 6.75 लाख करोड़ है, ध्यान रखना 6.75 लाख करोड़ है। जब हम इसको देखते हैं तो 10.60% की वृद्धि है ये। इसमें 10.60% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा यदि मैं कहूं कि चालू मूल्यों पर तो 17.41% की वृद्धि हुई है। %41 की वृद्धि हुई है, 17.41% की, 11.60 लाख करोड़ पर। चालू मूल्य आप जानते हो, हम बात किसकी कर रहे हैं? 2021-22 की। और स्थिर मूल्य हम किसकी बात कर रहे हैं? 2011-12 की। ये आधारिक होता है, आधार वर्ष होता है, पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं मैं। अब देखिए, जो भी मूल्यवर्धन है आप जानते हो उत्पादन के 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है कृषि, एक होता है उद्योग और एक होता है सेवा। कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, उद्योग को हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं और सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। ये आप भली भांति जानते हो। और इसमें इसका कितना योगदान है, मतलब कृषि में वैल्यू एडेड कितना हो रहा है, उद्योग में कितना वैल्यू एडेड हो रहा है और सेवा क्षेत्र में कितना वैल्यू एडेड हो रहा है। वैल्यू एडेड का मतलब आपको मैं बता चुका हूं। अब कितना है और क्या परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन होगा वो क्वेश्चन होगा। यहां आपको मैं बता दूं, जो भी आंकड़ा आपको मैं टिक करूं उसको ध्यान से कर लेना। आइए देखते हैं स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान कितना है। स्थिर मूल्यों की बात कर रहा हूं। यदि हम स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के आधार पर हम योगदान को देखें कृषि में, तो ये है 28.85%। ये 28.85% है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जो उद्योग में है 26.34%, ये
26.34% है। ये उद्योग क्षेत्र में यदि मैं कहूं तो, और सेवा क्षेत्र में है 44.81 है। ये क्षेत्रवार योगदान है इन क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के संबंध में। अब यदि हम कहें चालू मूल्यों पर कितना है, करंट प्राइस पर कितना है, तो कृषि में है 30.23%। 30.23% है कृषि में। अब आप देखिए, वो तो चालू मूल्यों पर तो हमेशा ज्यादा ही होता है, 28.85 और 30 पॉइंट। आप मोटे तौर पर 28 और 30 मान लीजिए, मतलब लगभग मान के चलो कि 2% के आसपास ज्यादा है, लगभग इतना कहें तो हम। और उद्योगों में 24.67% है, 24.67% है। अब आप देखिए, यहां पर आपको रुकना पड़ेगा। अब देखिए, आपके सामने एक विचित्र स्थिति आ गई है और एग्जामिनर इसी को हथियाता है और आप कच्चा खा जाते हो। अब आप देखिए, जनरली सामान्यतः ऐसा कभी नहीं होता है कि स्थिर मूल्यों पर ज्यादा हो और चालू मूल्यों पर कम हो, कभी नहीं हुआ ये, बहुत कम, रेयर चांस में। मैंने कहा सामान्य स्थिति। तो आप देख लीजिए, यहां पर स्थिर मूल्यों पर उद्योग में 26.34% है, जबकि यहां पर जो है 24.67% है। मतलब उद्योग में जो योगदान है, द्वितीय क्षेत्र में जो योगदान है, औद्योगिक क्षेत्र में जो योगदान है, उसमें कमी हुई है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है, ये चीजें पूछी जा सकती है, सीधी ऐसे बनेगा, क्योंकि जो बीच में विचलन पैदा होगा और जो अजीब सा विचलन पैदा होगा, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, वो क्वेश्चन होता है। क्योंकि आपको लगेगा ये नहीं हुआ, क्योंकि जैसे उसने मान लीजिए ऐसे कह दिया, मेरी बात को ध्यान से सुना, कि स्थिर मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र में, स्थिर मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र में 26.34% का योगदान रहा। इसका योगदान चालू मूल्यों पर कितना रहा? तो जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में जस्ट क्लिक करता है कि स्थिर मूल्यों से ज्यादा चालू मूल्यों पर होता है, स्थिर मूल्यों से ज्यादा चालू मूल्यों पर होता है। इस कारण से ये 26 से तो ऊपर ही होगा, उसकी सोच होती है, जो यहां पर इस संबंध में गलत साबित हो जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, और मैं इसको बकायदा अच्छे तरीके से टिक कर देता हूं, आपको भी ये ध्यान रखना है। इसको टिक कर दीजिए। ये इसमें कमी हुई है, आप कह सकते हो उद्योग क्षेत्र में कमी हुई है ये। आइए अब मैं बात करूंगा सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र में इधर 44.81 है, जबकि उधर जो है 45.10% है। थोड़ा कम ही बढ़ोतरी हुई है इसके अंदर। तो ये योगदान है इसके अंदर मूल्य वर्धन के संबंध में। क्लियर हुई सारी बातें? इसमें यदि मैं आपसे कहूं कि आपको कौन सा डाटा याद रखना है, तो आपको याद रखना है ये वाला डाटा। ये वाला डाटा, ये मेरी नजर में मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। टिक कर लीजिए इसको, क्षेत्रवार योगदान, ये इंपोर्टेंट है। और उद्योग के संबंध में मैं आपको बता ही चुका हूं। मेरे को लगता है कि आपको मेरी बातें ये क्लियर हो गई होगी सारी। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं मूल्य पर। हल्की सी बात मूल्य पर मैं करना चाहूंगा, और मूल्य पर हमारी ये बात है कि जो भी मूल्य है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भारत में कोई भी जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, जो आर्थिक नियोजन होता है, उसका एक महत्वपूर्ण सूचक है, इंडिकेटर है।
मेन मूल्य ही होता है जो प्रभावित करता है। कैसे, आइए एक पहले तो ये लिखो, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। आर्थिक नियोजन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण संकेतक है। महत्वपूर्ण संकेतक है। क्लियर हुई? अब देखो इकोनॉमिक प्लानिंग प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। यदि मैं आपसे कहूं, जैसे आज आप वर्तमान दौर को देखिए, आप जानते हो वर्तमान में महंगाई हावी है, महंगाई बढ़ रही है। मतलब महंगाई बढ़ रही है मतलब वस्तुओं का जो मूल्य है वो बढ़ रहा है। देख रही हो आप सारे, चीजें महंगी हो रही है। चीजें महंगी हो रही है तो मुझे ये बताओ प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कंजप्शन बोलते हैं इसको। इसके अलावा यदि मैं कहूं मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिमांड, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी होगी ना, आउट ऑफ, एक तो लिमिटेड होती है वो एक अलग बात होती है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मांग। और चलो एक और शामिल कर लेते हैं हम, जीडीपी, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद है आपके सामने। मैं जनरली बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे मैं को उपभोग, उत्पादन, मांग, जीडीपी, इन पर इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा। आप खुद देखिए, यदि सिंपल वे से हो, सामान्य तरीके से हो मूल्य में बढ़ोतरी, तो देखिए इसका मतलब हमारे सामने ये निकलता है कि उत्पादन बढ़ रहा है, उपभोग बढ़ रहा है, मांग बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। कैसे? आप सोचिए, जब हम मार्केट में जाते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, ठीक है, तो हम जब वस्तुएं खरीदते हैं इसका मतलब हमारे पास पैसा है, तभी तो खरीदते हैं। क्लियर हुई सारी बात? तो इसका मतलब हमारे पास पैसा है, हमारी इनकम है, ठीक है, इनकम है, इसका मतलब रोजगार है, रोजगार भी है। रोजगार है तो हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कैसा करेंगे, ज्यादा करेंगे। वस्तुओं की खरीद फरोख्त हम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अब ज्यादा करेंगे तो जो फैक्ट्री है वो ज्यादा माल बनाएगी, ऐसे ही होगा। फैक्ट्री है वो ज्यादा माल बनाएगी, ज्यादा माल बनाएगी मतलब उत्पादन बढ़ेगा, और उपभोग तो लोग जब खरीद ही रहे हैं तो उपभोग तो बढ़ ही गया ना, और फिर डिमांड भी बढ़ेगी, हमें भी दो। क्यों? लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। और आप देख लीजिए, यदि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। मैं ये सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे हम मुद्रास्फीति बोलते हैं ना कि 4% होनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए वो एक अलग बात हो जाती है, जैसे वर्तमान में हुई है वो एक अलग बात होती है। मैं सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं। जो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं उनको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। क्लियर हुई सारी बात? तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने आर्थिक समीक्षा के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को किया। मैंने मूल्य को रिलेट करके आपसे कुछ चर्चाएं की हैं और मुद्रास्फीति के बारे में हल्की सी झलक आपको दी है। देखिए, मुद्रास्फीति आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मुद्रास्फीति को मापने से संबंधित जो पद्धतियां होती है, जैसे थोक मूल्य सूचकांक और इसके अलावा जो आपका होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वो आपके काम के हैं। उसमें आधार वर्ष भी परिवर्तित हुआ है 2020 से, एक संदर्भ में बताऊंगा मैं आपको। तो ये सब जानने के लिए
आपको अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा और जल्द ही आपको नया लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप साथ साथ इसे नोट करते जाएं और साथ साथ इसको रिवाइज करते जाएं। विशेष रूप से आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस क्वेश्चन पर, जिस डाटा पर, जिस फैक्ट पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ उसको आप हाईलाइट रखें, उसको बार बार रिपीट करते जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।